हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग के इस 4th लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ज्योमेट्री और शेप्स, उनको एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करके देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। SN ये स्टेरिक नंबर होता है, सीरियल नंबर नहीं है, स्टेरिक नंबर, जिसके बारे में आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में। और स्टेरिक नंबर ही नंबर ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ये आता कैसे है? सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम। सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो हमको अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, हमको पता कैसे चलेगा स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर पता चला तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर हमको लोन पेयर पता है तो शेप और स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हमको स्टेरिक नंबर और लोन पेयर दो चीज़ें कैलकुलेट करना है और उनके ऊपर बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप या स्ट्रक्चर होता है। हम एक एग्जांपल दे दिया BeCl2, बोला इसका स्ट्रक्चर बताइए। तो देखिए, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है। क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है। तो मोनोवैलेंट एटम्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हाइड्रोजन, फिर हेलोजन्स। हेलोजन्स अगर पेरीफेरल है, जो किनारे किनारे रहते हैं, तो उनको मोनोवैलेंट कहेंगे। और एल्कली मेटल्स, डाइवैलेंट, ऑक्सीजन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये कंसेप्ट बस आपको फॉलो करना है। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एटम्स को पहचानते रहिए। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, डाइवैलेंट है। क्लोरीन मोनोवैलेंट है। तो इसका मतलब बेरिलियम 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो हमको सिग्मा बॉन्ड भी पता चल गया और लोन पेयर भी पता चल गया। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। कम से कम 2 सिग्मा बॉन्ड तो होते ही हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, क्योंकि सेंट्रल एटम कम से कम 2 एटम के साथ जुड़ता है, और लोन पेयर 0, 2। दिस इज द स्टेरिक नंबर। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp। इसमें pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, क्योंकि z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन जनरल माना जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp अगर है तो ज्योमेट्री होता है लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर 0 है तो स्ट्रक्चर भी आ जाएगा लीनियर। ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप सेम रहेगा। एग्जाम्पल आएगा BeCl2 का। BeCl2 इसी का एक एग्जांपल है CO2 भी, जिसमें सेंट्रल एटम होगा कौन? कार्बन। ऑक्सीजन पेरिफेरल एटम होगा। सेंट्रल एटम, पेरिफेरल एटम की पहचान भी बताया था हमने पहले। लेस इन नंबर, पॉलीवैलेंट, यूजुअली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेंट्रल एटम की पहचान होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड। सेंट्रल एटम जितने एटम से जुड़ता है उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर हो गया 0। तो स्टेरिक नंबर इसका भी कितना आ जाएगा? 2, और इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर आएगा। तो ये पहला एग्जांपल है। अब इनमें ऑर्बिटल्स किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। देखिए, BeCl2 में बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हीलियम के बाद वैलेंस शेल आएगा 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 0 इलेक्ट्रॉन। s में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल और 0 इलेक्ट्रॉन।
ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका। बेरिलियम को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है और 0 लोन पेयर रखना है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp होगा। ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर के बेसिस पर। तो एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडेशन इसका होगा sp, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों का नाम sp sp रहेगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में उससे हाइब्रिडेशन डिसाइड करते हैं, और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हाइब्रिडेशन के ही नाम के जैसा होता है। तो इनके पास 2 p ऑर्बिटल बच जाएंगे, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं सब आइडेंटिकल बनते हैं। पहले s और p की एनर्जी अलग अलग थी, मिलने के बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो एनर्जी बराबर हो गई दोनों की, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंडसुल्ट के अकॉर्डिंग, और ये दोनों ही फॉर्म करते हैं सिग्मा बॉन्ड विथ p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन इन BeCl2। क्लोरीन का किस्सा भी दिखा दे रहे हैं आपको। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन के बाद इसका वैलेंस शेल है 3, s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 के p में 5 इलेक्ट्रॉन, s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल से 5 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो 2 पेयर्ड हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, यही sp के साथ ओवरलैप करता है। इसका मतलब BeCl2 में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में बेरिलियम का तो sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग में, लेकिन क्लोरीन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, और p को भी pz ऑर्बिटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस मानते हैं इन जनरल, तो अगर यहाँ पर pz पार्टिसिपेट किया तो ये z एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हम किसी मॉलिक्यूल में ये बता सकते हैं कि कोई बॉन्ड जो बना है वो किस ओवरलैपिंग से बना है, तो ये बना है pz क्लोरीन का और sp z। ये अब z लिखना जरूरी नहीं है, p sp ओवरलैपिंग है। ध्यान रखिएगा क्लोरीन है तो pz जो है वो 3pz है। तो एक और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया कि 3pz sp, और इन जनरल इसको मेंशन नहीं करते हैं, तो 3pz sp ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये भी सिग्मा बॉन्ड sp pz। ऐसा ही किस्सा हम CO2 में भी एक्सप्लेनेशन के रूप में दे सकते हैं। तो अगर दे सकते हैं तो एक्सप्लेनेशन दे ही दिया जाए, बेहतर है। हर मॉलिक्यूल में ये एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, कुछ एग्जांपल्स हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हर मॉलिक्यूल जो पढ़ाया जाएगा उसमें आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के उसको हाइब्रिडेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे CO2 की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, वैलेंस शेल 2 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के p में 2 इलेक्ट्रॉन, s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लेकिन कार्बन ने बॉन्ड कितना बनाया है? 4, तो इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर गया तो s में 1 और p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाइब्रिडेशन इसको करना है क्या? sp। तो हाइब्रिडेशन sp करने के लिए एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, दोनों का नाम एक जैसा हो जाएगा sp sp, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद भी इसके पास 2 p ऑर्बिटल बचेंगे और दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या करेंगे? फॉर्म्स बॉन्ड विथ 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम के बारे में भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो कि पेरिफेरल एटम है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस शेल कह रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, वैलेंस शेल में 2s2 2p4, s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा।
अब जरा गौर से देखिएगा, हमने बताया था आपको कि sp हाइब्रिडेशन में जो p ऑर्बिटल हम कंसीडर करते हैं पार्टिसिपेट करने वाला, वो pz ऑर्बिटल होता है। तो इसका मतलब हम इसको z मान रहे हैं, तो इन दोनों में से एक x होगा एक y, मान लीजिए ये x है ये y है। तो हाइब्रिडेशन के बाद ये अगर x बचा तो ये y बचेगा, ये y है तो ये x है, यानी px और py ऑर्बिटल बच गए हाइब्रिडेशन के बाद। जो ओवरलैपिंग करेगा, अब ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन में 2 p ऑर्बिटल हैं, दो में से एक p ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो अगर हम इसको मान लें x y z, तो z वाला sp के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये 2pz है और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो जो py वाला ऑर्बिटल है वो py के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब दूसरा ऑक्सीजन की बात करेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, 2s2 2p4, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। देखिए यहां पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दो में से एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, z वाला। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन एटम का y ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है तो दूसरे का y पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, x बनाएगा, क्योंकि एक p y के जरिए बन रहा है और एक p x के जरिए। तो अगर इसका y लिया है तो इसका x पाई बॉन्ड में बनाएंगे, सो दिस विल बी y। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब यहां पर जो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड एक px px ओवरलैपिंग से बना है और एक py py ओवरलैपिंग से बना है। कोई भी px px हो सकता है, कोई भी py py हो सकता है, लेकिन दोनों सेम प्लेन पर नहीं होंगे। px और py क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेन पर होते हैं। तो यहां पर अगर हम बॉन्ड की जरा से डिटेल देखें तो देखिए यहां पर 2 बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो कार्बन का तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और जो ऑक्सीजन का होगा वो 2pz ऑर्बिटल होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, प्लस यहां पर एक पाई बॉन्ड भी है। तो मान लेते हैं px कार्बन का, px ऑक्सीजन के मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि px px के साथ ही लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, py py के साथ ही करेगा। px की ओवरलैपिंग py के साथ नहीं होती, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, वो मिल नहीं पाएंगे। px px मिल जाएंगे, जब दोनों परपेंडिकुलर आ जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। अगर हम इस बारे में बात करें, ये 2 बॉन्ड के बारे में, तो इसमें भी एक कार्बन का sp रहेगा और ऑक्सीजन का 2pz, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अब जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड बना है वो अगर यहां पर px px था तो यहां पर py py पाई बॉन्ड है। तो आप चाहें तो इसको px px, इसको py py कहिए, और या जैसा है वैसा रहने दीजिए, दोनों सही होगा और सिग्मा बॉन्ड दोनों में एक ही जैसा है। तो अगर हम इन दोनों पाई बॉन्ड को कंपेयर करें, इट इंप्लाइज दैट द 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से। सो द 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर प्रेजेंट एट 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये x प्लेन पर है और ये y प्लेन पर है। x प्लेन वैसे कुछ नहीं होता है, xz प्लेन होता है और yz प्लेन होता है। तो ये अगर xz प्लेन पे होगा तो ये yz प्लेन होगा और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो हमने 2 केसेस देखे, एक सिंगल बॉन्ड के साथ, एक डबल बॉन्ड के साथ sp हाइब्रिडेशन के, और उनकी डिटेल्स देखी कि कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। इससे एक और बात समझ में आई कि इसमें जो 2 पाई बॉन्ड है दोनों p पाई p पाई बॉन्ड है, यानी p की ओवरलैपिंग से, 2 एटम के p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना है। आगे चल के हम p पाई d पाई बॉन्ड का भी कंसेप्ट देखेंगे। तो हमने पहला एग्जांपल देखा और उसकी डिटेल्स देखी। आगे हम इस तरीके से डिटेल नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं। आप इस तरीके की डिटेल उसमें खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, और जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको क्वेश्चन के रूप में, डाउट के रूप में पूछेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 में हाइब्रिडेशन आता है sp2
सॉरी, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल ऊपर लिखा जाता है। sp2, एक तो pz ऑर्बिटल रहेगा, दूसरा px py में से कोई भी हो सकता है। और इसमें जो ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पढ़ाई गई आपको। अब अगर इसमें जीरो लोन पेयर है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, स्ट्रक्चर या शेप। इनके भी दो एग्जांपल देखते हैं, एक सिंगल बॉन्ड के साथ और एक डबल बॉन्ड के साथ। पहला एग्जांपल है BCl3 और दूसरा एग्जांपल है SO3। देखिए BCl3 में बोरॉन 13th ग्रुप का एलिमेंट है, या मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में याद कीजिए तो 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन मोनोवैलेंट है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर 0 हो गया। सिंगल बॉन्ड तीनों सिग्मा बॉन्ड है, जितने एटम से जुड़ेगा उतना सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो इसका मतलब स्ट्राइक नंबर 3 आ गया, हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। और sp2 में 0 लोन पेयर के साथ ट्राइगोनल प्लेनर आता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, सो 1 2 एंड 3, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेंगे, परफेक्ट। ऐसे ही अगर SO3 की बात करें तो सल्फर सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट का मतलब डबल बॉन्ड बनाएंगे, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, यानी सल्फर ने टोटल 6 बॉन्ड बनाए। तो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया और वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, सब बॉन्ड में चला गया, तो लोन पेयर 0 हो गया। और 3 एटम से जुड़ा तो सिग्मा बॉन्ड 3, 3 + 0, यहाँ पर भी 3 आएगा, स्टेरिक नंबर 3। अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा खास बात देखिए, सल्फर जो है वो 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसका वैलेंस शेल 3 होता है। तो इसमें जो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, इसमें 3s और 3p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि बोरॉन में जो sp2 हाइब्रिडेशन है, बोरॉन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, इसका वैलेंस शेल 2 है, तो 2s और 2p का मिक्सिंग होता है और यहाँ पर 3s 3p का मिक्सिंग होता है। बात ध्यान रखेंगे। अब अगर यहाँ पर वैलेंस शेल का s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में चले गए तो बचा कितना? 1 p ऑर्बिटल। सल्फर के पास 1 p ऑर्बिटल है। कितना p ऑर्बिटल? 1। सल्फर के पास 1 p ऑर्बिटल है, लेकिन इसने पाई बॉन्ड 3 बनाया है। पाई बॉन्ड में हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं जाता है, तो एक तो p के जरिए बनाएगा, बाकी सल्फर d के जरिए पाई बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन के पास सिर्फ p ऑर्बिटल होते हैं, तो ऑक्सीजन का p ही पार्टिसिपेट करेगा हर केस में। इसका मतलब इस 3 में से एक तो p पाई p पाई बॉन्ड है और 2 p पाई d पाई बॉन्ड है। यानी SO3 में 3 पाई बॉन्ड में से जो है वो एक p पाई p पाई बॉन्ड होता है और बाकी p पाई d पाई बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन पहले निकालने के बाद देखेंगे p ऑर्बिटल बचा कि नहीं बचा। अगर p ऑर्बिटल बच गया और पाई बॉन्ड बन रहा है, तो जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, p पाई p पाई बॉन्ड। उससे ज्यादा पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो d के जरिए बनेगा। इस केस में 2 p पाई d पाई बॉन्ड है, CO2 में दोनों p पाई p पाई बॉन्ड थे, यहां पर दोनों 2nd पीरियड के एलिमेंट थे, तो d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो CO2 में कभी भी p पाई d पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। या ऐसा कोई भी एग्जांपल आ जाए जिसमें सारे एलिमेंट 2nd पीरियड के एलिमेंट हैं, तो जितना भी पाई बॉन्ड बनेगा सब p पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आगे इसको और एक्सप्लोर करते चलेंगे। एक बार फिर से इसको क्लियर कर दें कि SO3 ट्राइगोनल प्लेनर है। sp2 हाइब्रिडेशन के साथ सारा एंगल 120 डिग्री होगा। sp2 हाइब्रिडेशन के बाद एक p ऑर्बिटल बचेगा सल्फर का, जो पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड 3 बन रहे हैं और p ऑर्बिटल 1 बचा, तो बाकी दोनों पाई बॉन्ड d के जरिए बनेगा। तो एक p पाई बॉन्ड बनेगा, 2 p पाई d पाई बॉन्ड है। इसको यहां पर मेंशन कर ही दे रहे हैं। 1 p पाई प्लस 2 p पाई d पाई, और इसमें जो d रहेगा वो सल्फर का रहेगा, p जो रहेगा वो ऑक्सीजन का रहेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसमें 0 लोन पेयर की जगह हम 1 लोन पेयर कर दें, तो देखिए किसी एक एटम को हटा के वहां लोन पेयर रखेंगे तो जो बचेगा स्ट्रक्चर वो बेंट या वी शेप्ड हो जाएगा।
और इसका एग्जाम्पल हम दो केस में देख रहे हैं। एक तो देख लेते हैं SnCl2 और दूसरा SO2। Sn कार्बन फैमिली का मेंबर है। कार्बन फैमिली का मेंबर तो मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 में से 2 बॉन्ड में चले गए, दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड में चले गए तो बचा 2 यानी 1 लोन पेयर, तो 3 sp2 हाइब्रिडेशन विथ 1 लोन पेयर। SO2 में हमने बताया था सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चल गए तो बचे 2, और 2 एटम के साथ जुड़ा तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। लेकिन sp2 में एक लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री आ जाएगी बेंट। तो इनके 2 एग्जांपल यहां पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। पहला है SnCl2 और दूसरा है SO2। SnCl2 में 2 Cl और एक जगह लोन पेयर आ गया। SO2 में भी। अब देखिए CO2 और SO2 फार्मूला एक जैसा लगता है, CO2 एंड SO2, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर 0 है, इसके पास लोन पेयर 1 है। इसका हाइब्रिडेशन sp है और इसका हाइब्रिडेशन sp2, तो दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया, एक लिनियर आया और एक बेंट शेप आया। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने, तो अब चेक करके देखिएगा कितने पी पाई बॉन्ड और कितने पी पाई बॉन्ड। हम आंसर बता दे रहे हैं, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। SO2 में 2 पाई बॉन्ड में से एक पी पाई बॉन्ड है और एक पी पाई बॉन्ड है। कैसे आया आप इसको बना के देखिएगा। स्टेरिक नंबर 3 में सिर्फ एक ही लोन पेयर आ सकता है, क्योंकि अगला लोन पेयर रखेंगे तो सिर्फ एक ही पेरिफेरल एटम बचेगा और ये सेंट्रल एटम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अगला एग्जांपल जो हम करेंगे स्टेरिक नंबर 4 के साथ करेंगे। उसी कंटिन्यूटी में स्टेरिक नंबर 3 के बाद हम कर रहे हैं 4 की बात। स्टेरिक नंबर 4 में हाइब्रिडेशन आता है sp3, और sp3 में ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर A सेंट्रल एटम है सो 1 2 3 एंड 4 ये 4 रहते हैं। हर एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट हमने पिछली बार बता दिया था ऑर्बिटल्स को दिखा के। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इसमें लोन पेयर 0 है तो ये टेट्राहेड्रल ही होगा, और 4 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। तो मैक्सिमम इसमें 2 लोन पेयर रख सकते हैं और मिनिमम 0, तो 0 रख दिया। उसके सिवाय 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर आ सकता है। अगर 1 लोन पेयर रखेंगे कहीं भी तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बचेगा, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। सिर्फ पिरामिडल भी बोला जा सकता है, सिर्फ ट्राइगोनल बोलना ठीक नहीं होता है। ट्राइगोनल का मतलब हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का एक और नाम होता है ट्राइएंगुलर, कई जगह पे यूज करते हैं। और बेंट या वी शेप को एंगुलर भी बोला जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन से मिल जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 2 लोन पे रखेंगे तो ये भी बेंट या वी शेप हो जाएगा। दोनों में से कोई भी लोन पे रखेंगे तो बेंट शेप बचेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेंट या वी शेप यहां पर भी है, यहां पर भी है। sp2 हाइब्रिडेशन के साथ वहां है, यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन के साथ। sp3 में बेंट शेप तब आता है जब 2 लोन पेयर हो, और sp2 में बेंट शेप तब आता है जब 1 लोन पेयर हो। दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग होंगे। कैसे देखते हैं इसका कॉमन एग्जाम्पल। पहले तो ले लेते हैं सिंगल एटम के साथ, मतलब मोनोवैलेंट पेरिफेरल एटम्स के साथ। तो टेट्राहेड्रल CH4 एक कॉमन एग्जाम्पल है, और दूसरा XeO4। CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, और XeO4 में जेनॉन टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ। अगर आप काउंट करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, चारों बॉन्ड में चले गए तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और लोन पेयर 0 बचा। जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
8वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर 0, और 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर दोनों के केस में आएगा। XCO3 में जेनॉन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है, तो इसके पास p ऑर्बिटल नहीं बचा है। जेनॉन के पास p ऑर्बिटल कोई भी अगर नहीं बचा तो इसने पाई बॉन्ड कैसे बनाया? ऑब्वियसली d ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, तो इसमें चारों पाई बॉन्ड जो रहेंगे वो 4 p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। जेनॉन का sp3 ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो जब आप डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। पहले एग्जांपल में जैसे हमने किया था स्ट्राइक नंबर 2 वाले एग्जांपल्स में BeCl2CO2 में, वही कंसेप्ट आप इनमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, मोनोवेलेंट का केस, sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3 एक कॉमन एग्जांपल है, अमोनिया नाम तो सुना होगा, और दूसरा XCO3। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और एक टर्मिनस पे लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड में चला गया तो बचा 2 यानी 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3 में 1 लोन पेयर के साथ ट्राइगोनल पिरामिडल। XCO3 में अगर आप बात करेंगे तो जेनॉन 3 ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड बनाएगा। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो बचे कितने? 2, तो 1 लोन पेयर और 3 एटम से जुड़ा तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 + 1 4, यानी स्ट्राइक नंबर 4 sp3 हाइब्रिडेशन, और 1 लोन पेयर तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गया। इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, तो जितने पाई बॉन्ड बनेंगे सब d के जरिए बनेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल तो बचा नहीं। sp3 में 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गए और वैलेंस शेल में केवल 3 ही p ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो जितना पाई बॉन्ड है सब p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर लेते हैं, बेंट या वी शेप। इसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल है H2O का, और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ClO2-। अब एक नया कंसेप्ट यहां पर देखिए, H2 में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चल गए तो बचा कितना? 4 का मतलब 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp3s ओवरलैपिंग से बना है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 का मतलब स्टेरिक नंबर sp3 और 2 लोन पेयर के साथ बेंट या वी शेप है। लेकिन इसमें जो एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम रहेगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 120 डिग्री से थोड़ा सा कम रहेगा, या ये 120 डिग्री के ज़्यादा क्लोज होंगे और ये 109 डिग्री 28 मिनट के ज़्यादा क्लोज होंगे, उससे कम रहेंगे। ClO2- देखिए, अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पेरीफेरल एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो जितना नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं और बाकी को डबल से। यहाँ पर देखिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, सबको डबल से जोड़ दिया, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, सबको डबल से जोड़ा, इनमें भी कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, सबको डबल से जोड़ा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, बाकी को डबल से। अब इस तरीके से देखिए तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए, 2 एटम के साथ 3 बॉन्ड, 2 एटम से जुड़ा तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजेंस के, 3 बॉन्ड में चले गए तो बचे कितने? 4, यानी 2 लोन पेयर्स हो गए, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये उस ऑक्सीजन के ऊपर होता है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, क्योंकि देखिए जो डबल बॉन्ड से जुड़ा उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उससे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वही नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर भी लिखा गया है। इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, SO3 और SO3-2।
अब ये दो का स्ट्रक्चर हमको बनाना है। इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें तीनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। 3 एटम से जुड़ा तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना होगा 0, क्यों, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड में चले गए। इसमें देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और 1 को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर होगा, तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 में से 4 बॉन्ड में चले गए, तो बचा 2 यानी 1 लोन पेयर। तो इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन लोन पेयर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर 4 होगा और इसका होगा 3, तो इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे हमने XeO3 का एग्जांपल देखा है, वैसे ही SO3-2 का भी एग्जांपल होगा, वो इसी के जैसा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा XeO3 के जैसा ही स्ट्रक्चर आएगा किसका, SO3। ये तो अप्रोच था, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्रा, इसमें 1 लोन पेयर रख देंगे और 3 बॉन्ड में से 1 डबल और 2 सिंगल बॉन्ड, तो देखिए ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गया। तो और भी एग्जांपल्स इस तरीके से हम बाद में प्रैक्टिस में लेंगे। फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर या स्टेरिक नंबर 4 का जो एग्जांपल है वो हमने कर लिया। एक टर्म अभी हमने यूज कर लिया कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा पॉपुलरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 12th में आता है, लेकिन अभी सिंपली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मानिए कि सेंट्रल टर्म कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है। सो स्टेरिक नंबर 4 के बाद हम स्टेरिक नंबर 5 की बात करते हैं। स्टेरिक नंबर 4 के बाद स्टेरिक नंबर अगर हम 5 की बात करें तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 रहेंगे। पहला तो ऑर्बिटल s का रहेगा, फिर 3 p के ऑर्बिटल आएंगे और एक d का आएगा, और ये d ऑर्बिटल dz² होता है। ये बात हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके थे ज्योमेट्री बताते वक्त। और इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हमने बताया था स्टेरिक नंबर 4 के बाद जितने भी ज्योमेट्रीज आएंगे सब में बाई पिरामिडल रहेगा। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो 2 ऑर्बिटल मिलके एक एक्सिस पर चले जाते हैं जिनको बाई पिरामिडल बोलते हैं। बाकी जो भी बचेगा वो एक प्लेन पर जाता है जिनको बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। तो 5 में से 2 एक एक्सिस पर रहेंगे, उनको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाले एक प्लेन पर होते हैं, तो यहाँ पर 3 इक्वेटोरियल अगर एक प्लेन पर है तो वो ट्राइगोनल प्लेन बनेगा। सो 3 इक्वेटोरियल, ट्राइगोनल, प्लेनर, और उसमें एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक नीचे। तो अगर यहाँ पर देखें सेंट्रल एटम तो ये ट्राइगोनल हो गया, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, और 2 एक्सियल, ये बाई पिरामिडल बन जाएगा। कैसे, अगर हम तीनों ट्राइगोन को मिला दें तो ट्राइगोन बन गया। इसको ऊपर कनेक्ट करेंगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, और नीचे करेंगे तो एक नीचे भी पिरामिड बन जाएगा। तो इस तरीके से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री देते हैं। अब ये 5 की जगह 6 हो जाएगा तो एक्सियल 2 ही रहेंगे, इक्वेटोरियल पे 4 आ जाएंगे, तब उसको स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलेंगे। 7 आ जाएगा तो एक्सियल पे 2 ही रहेंगे, बचेंगे 5 एक प्लेन पर रहेंगे तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलेंगे। तो अब हम एक एक करके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल जिसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, और फिर पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये 3 केसेस देखेंगे हाइब्रिडेशन के। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर आते हैं। अगर 0 लोन पेयर तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। अब यहां पर हम डबल बॉन्ड वाले केसेस नहीं लेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जोड़ना है। तो यहां पर एग्जांपल आता है PCl5, सबसे पॉपुलर एग्जांपल। PCl5 में 3 क्लोरीन तो क्या होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और 2 एक्सियल पे होंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ऐसे 2 बॉन्ड्स हैं, एक्सियल लॉन्गर वीकर बॉन्ड होते हैं, ऐसे 2 बॉन्ड्स हैं। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं
3 ये स्मॉलर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं बॉन्ड्स। टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं। अगर यहां पर एक लोन पेयर रखें, एक लोन पेयर अगर रखें तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है। पूछा जाए क्यों, तो बोलते हैं कि नेट रिपल्सन कम हो जाए। तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखने पर नेट रिपल्सन कम आता है, मिनिमम आता है टोटल, इसलिए इक्वेटोरियल को कहाँ रखा जाता है, सॉरी लोन पेयर को कहाँ रखा जाता है, इक्वेटोरियल पे। तो उस वक्त स्ट्रक्चर जो आएगा वो आएगा सी सॉ स्ट्रक्चर। और इसका एग्जाम्पल है SF4। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, पांचों बॉन्ड में चले गए। लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 5। SF4 में सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन मोनोवेलेंट है। 6 में से 4 बॉन्ड में चले गए तो बचे 2, यानी 1 लोन पेयर है इसके पास। तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो 2 फ्लोरीन तो एक्सियल पे रहेगा, 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे रहेंगे, 1 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेगा क्योंकि लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है, पहला लोन पेयर। पूछा जाए क्यों, तो बोलेंगे नेट रिपल्सन इससे कम होता है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें SF4 में 4 बॉन्ड है। SF4 में जो 4 बॉन्ड है, 4 में से 2 एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्गर और वीकर होंगे और 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे वो स्मॉलर और स्ट्रॉन्गर होंगे। यानी सारे SF बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। ऐसे PCl5 में 5 बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, फिर भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग पाई जाती है। अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री में ऐसा होता है। अगर अगला केस देखें, इसमें हम 2 लोन पेयर रखें तो दूसरा लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाए। पूछेंगे क्यों, तो बोलेंगे नेट रिपल्सन मिनिमाइज होता है और इससे जो स्ट्रक्चर आता है वो टी शेप्ड। इसका एग्जांपल है ClF3। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला जाएगा तो बचेगा 4 का मतलब 2 लोन पेयर्स। 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, इसलिए sp3d हैबिटेशन आया। दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे तो 2 फ्लोरीन एक्सियल पे रहेंगे, 1 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे। इसका मतलब ClF3 में 2 लॉन्गर बॉन्ड है जो कि वीकर होते हैं और 1 स्मॉलर बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हमने यहां पर 3 लोन पेयर रख दिया तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि तीसरा लोन पेयर भी एक्सियल पोजीशन पर रखा जाता है। पूछा जाए क्यों, फिर से वही जवाब, नेट रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है XeF2। जेनॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि जेनॉन के कंपाउंड कैसे बना रहे हैं, ये तो नोबल गैस है। आप 11th-12th में पढ़ेंगे कि नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़ के बाकी नोबल गैसेस के कंपाउंड बनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल स्टडी जेनॉन के कंपाउंड्स की हुई है। फिर रेडॉन और क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड्स हैं लेकिन उनको कम स्टडी की गई है। तो जेनॉन के कंपाउंड्स हम एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं यहाँ पर भी। तो लीनियर XeF2 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड में चले गए 2 फ्लोरीन के साथ, तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन sp3d आ जाएगा। और अगर हम तीनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखें तो 2 एक्सियल फ्लोरीन बचेंगे और इक्वेटोरियल पर लोन पेयर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने वर्टिकल बनाया था एक्सियल, यहां बाकी तीनों में एक्सियल हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल तो रोटेट करता है पूरे स्पेस में। तो ध्यान से इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। तो अभी तो हम एक सीक्वेंस में बता रहे हैं एग्जांपल, आगे चल के हम रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल उठाएंगे और देखेंगे कौन सा हाइब्रिडेशन, कितने लोन पेयर, कैसा पाई बॉन्ड, कैसा सिग्मा बॉन्ड। तो रैंडम कोई भी हाइब्रिडेशन प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी हम सिस्टमेटिकली एक एक करके हाइब्रिडेशन और उनमें डिफरेंट लोन पेयर के साथ जो स्ट्रक्चर का एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि sp3d में एक लोन पेयर के साथ सिर्फ यही एक एग्जाम्पल होता है, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जब हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया, ऐसे ही हर कंसेप्ट पर अप्लाई करके इसको हम डिटेल स्टडी करते रहेंगे।
वही हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो स्टेरिक नंबर 5 के बाद आता है स्टेरिक नंबर 6। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 6 में अगर हम देखें तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से sp3d2। कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, क्या ज्योमेट्री होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। फिर से बता दें, इसकी ज्योमेट्री जो आती है वो स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। अभी जिक्र किया था हमने कि स्टेरिक नंबर 4 के बाद जितने भी आते हैं सब में बाइपिरामिडल होता है। बाइपिरामिडल 2 एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जरिए बनता है और बाकी सब एक प्लेन पर आते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्सियल जाएगा तो 4 ऑर्बिटल जो होंगे एक प्लेन पर आएंगे, इसलिए स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा। स्क्वायर बाइपिरामिडल को ही एक दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सिमेट्रिकली सराउंडेड बाई 6 इन 3D। अब इसमें अगर 0 लोन पेयर हमने रखा तो स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो SF6 इसके एग्जांपल के रूप में हम पढ़ते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर ने 6 बॉन्ड्स बनाए हैं 6 फ्लोरीन के साथ। हर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया। 1 2 3 4 एक स्क्वायर हो गया और 2 परपेंडिकुलर इनके ऊपर बाइपिरामिडल। तो सल्फर के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया तो लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 सिग्मा बॉन्ड 6, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3d2 आएगा स्टेरिक नंबर 6 के साथ। अगर यहां पर एक लोन पेयर आएगा तो कहां आएगा, ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्ट्रक्चर बचेगा वो स्क्वायर पिरामिडल बचेगा। देखिए यहां पर जो स्क्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था और स्क्वायर बाइपिरामिडल जो है, इनमें फर्क क्या है। इसमें एक्सियल वाले फिक्स हैं, इक्वेटोरियल वाले फिक्स हैं, जो 2 एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे हैं। वही ऑर्बिटल्स, वही बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स हैं। बाकी 3 को अगर देखेंगे तो वो म्यूचुअली 120 डिग्री एंगल पे है। यहां पर किसी भी 2 अपोजिट बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड ले सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी 2 एक्सियल बॉन्ड्स लिए जा सकते हैं। तो यहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल फिक्स है और यहां पर एक्सियल को इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को एक्सियल बनाया जा सकता है। इसमें सारे बॉन्ड एंगल एडजस्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे है। यहां पर एडजस्टेंट बॉन्ड एंगल जो एक्सियल से इक्वेटोरियल का है वो 90 डिग्री और इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल का 120 डिग्री। 2 तरीके का बॉन्ड एंगल। तो ये अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, लेकिन ये 3D में सिमेट्रिकल है। तो जब 3D में सिमेट्रिकल है तो कहीं भी एक लोन पे रखेंगे तो एक एक्सियल का एक हिस्सा निकल जाएगा, तो इसलिए एक पिरामिड खत्म हो जाएगा, तो बाई पिरामिडल की जगह सिर्फ पिरामिडल बचेगा। एंड द एग्जांपल इज BrF5। ब्रोमीन यहां पर सेंट्रल एटम होगा, फ्लोरीन पेरिफेरल एटम्स। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 बॉन्ड में चला गया, 5 फ्लोरीन 5 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी 1 लोन पेयर बचा। 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड 6 सम आएगा, इसलिए sp3d2 हाइब्रिडेशन। इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 फ्लोरीन स्क्वायर में बचेंगे और एक पिरामिडल बचेगा, दूसरी तरफ लोन पेयर आ जाएगा। इस लोन पेयर और इस सिग्मा बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है, इसकी वजह से ये एंगल 90 डिग्री नहीं रह जाएगा। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो सारे फ्लोरीन अभी भी एक प्लेन पर है, लेकिन ये ब्रोमीन जिस प्लेन पर है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं रह जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में आया था, जेईई मेंस का जेईई एडवांस में आया था, और जेईई ने पहले उसको गलत आंसर दिया था, फिर बाद में उसको करेक्ट किया कि हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स, FBrF एंगल्स आर देयर इन BrF5। तो पहले तो 8 आंसर दिया, फिर उसको चेंज करके 0 आंसर किया गया, क्योंकि इसमें कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम इसमें सेकंड लोन पेयर रखें तो सेकंड लोन पेयर फर्स्ट लोन पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं, तो
दूसरा भी एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे ताकि लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, नेट रिपल्सन कम हो। तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्क्वायर प्लेनर बचेगा केवल। स्क्वायर प्लेनर के एग्जांपल में आएगा मॉलिक्यूल XCF4। जेनॉन के कंपाउंड्स मैंने बताया था, बहुत कॉमन पढ़ेंगे अब हम। तो जेनॉन के वैलेंस शेल में हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 बॉन्ड में चला गया तो बचा 4 का मतलब 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर्स और फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। सो 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, सम आएगा कितना 6 का मतलब sp3d2। और इसमें 2 लोन पेयर को अगर हम एक एक्सियल पोजीशन पर रख दें तो बाकी 4 फ्लोरीन जो होंगे वो किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। नाउ दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर देखते वक्त लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता या लोन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट नहीं देखते हैं, और जब ज्योमेट्री देखते हैं तो सारे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट देखते हैं। ये फर्क है। अब अगर इसमें थर्ड लोन पेयर रखें तो देखिए, अब 4 में से कोई भी एक बॉन्ड पे लोन पेयर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका मिलेगा नहीं। क्यों? अगर हमने सेंट्रल एटम के अराउंड sp3d2 हाइब्रिडेशन करके और 3 लोन पेयर रखा, सो 1 2 3 लोन पेयर हो गया 3, तो सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए कितना 3। इसका मतलब कम से कम ये 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कम से कम सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6। अब 3 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाना चाहिए, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब ऐसा होगा। और किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ध्यान से देख लीजिएगा। अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन में हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर रखें तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन भी अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के वैलेंस शेल में है, तब 3 लोन पेयर के साथ sp3d2 हाइब्रिडेशन आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसा जेनॉन में होता है। तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं होने की वजह से sp3d2 हाइब्रिडेशन में 3 लोन पेयर के साथ कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। थ्योरेटिकली अगर हम बोल दें कि ऐसा कोई एटम मान लीजिए बाद में पाया गया कि वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, और वो 3 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली टी शेप्ड आएगा, क्योंकि एक भी लोन पेयर रखेंगे तो 2 180 डिग्री पे और तीसरा उसके ऊपर परपेंडिकुलर टी शेप मॉलिक्यूल आ जाएगा। लेकिन ऐसा अभी कोई मॉलिक्यूल नोन नहीं है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेरिक नंबर 7 का केस अब हम करेंगे। 7th स्टेरिक नंबर 7 का केस अगर हम देखें, हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था हमने। और इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा, 2 एक्सियल पोजीशन पे जाने के बाद 5 ऑर्बिटल बचेंगे जो एक प्लेन पर रहेंगे, इसलिए होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर इसमें 0 लोन पेयर रखा जाए तो स्ट्रक्चर भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही आएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है none other than IF7। IF7 में आयोडीन सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 7 बॉन्ड 7 फ्लोरीन के साथ बना रहा है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। सो 1 2 3 4 5 ये एक प्लेन पर आ गए, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ फ्लोरीन होगा, एक्सियल फ्लोरीन। यहां पर भी जो एक्सियल है और जो इक्वेटोरियल है वो वेल डिफाइंड है। एक्सियल को इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को एक्सियल नहीं माना जा सकता। ये 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स रखते हैं। इक्वेटोरियल वाले जो बॉन्ड एंगल होंगे 72 डिग्री, एक्सियल से इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो जैसे sp3d में हमने देखा था अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, 2 तरीके का बॉन्ड एंगल, वैसा ही केस यहां पर भी है। तो यहां पर 2 एक्सियल जो बॉन्ड्स हैं, लॉन्गर होंगे, वीकर होंगे बॉन्ड्स, और जो इक्वेटोरियल होंगे
5 है, स्मॉलर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल लिख के और पूछता है कि किस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड जो है आइडेंटिकल एटम के बीच में, सिमिलर एटम के बीच में सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सेम लेंथ के हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं। जैसा कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, CF4 एंड SF4। इसमें चारों CF बॉन्ड की लेंथ बराबर होगी, इसमें चारों SF बॉन्ड की लेंथ बराबर नहीं होगी। 2 बड़े और 2 छोटे बॉन्ड होंगे। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड में चले गए। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड में गए तो 1 लोन पेयर बच गया। यहाँ पर स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये sp3d। sp3 में 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल हो गया, सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और इसमें एक लोन पेयर जो रखते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो 2 एक्सियल वाले फ्लोरीन ये बड़े बॉन्ड होंगे और 2 इक्वेटोरियल वाले फ्लोरीन ये छोटे बॉन्ड होंगे। तो यहाँ 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, यहाँ पर 1 तरीके की। तो इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल लिख के पूछेगा इसमें सारे बॉन्ड किस में बराबर हैं लेंथ के, किस में डिफरेंट लेंथ के। ऐसा एग्जाम्पल आप NF3 एंड ClF3 का करके देखिएगा। इसमें सारे NF बॉन्ड की लेंथ बराबर होगी, इसमें ClF3 में 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड हैं। तो ये पूछा जाएगा कितने बड़े और कितने छोटे बॉन्ड हैं। तो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया था। ClF3 में 2 लॉन्गर एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और 1 इक्वेटोरियल स्मॉलर बॉन्ड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो डिफरेंट लोन पेयर के साथ एग्जाम्पल जो आ रहे हैं अलग अलग हाइब्रिडेशंस में, वो एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर एक लोन पेयर रख दें, कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन 5 है और एक पे लोन पेयर रखा तो 4 बच जाएंगे, यानी स्क्वायर बचेगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर बाइपिरामिडल बचता, लेकिन स्क्वायर में लोन पेयर आने की वजह से वो स्क्वायर बाइपिरामिडल नहीं रह गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि वो स्क्वायर बाइपिरामिडल होता तो ऑक्टाहेड्रल कहते, उसमें लोन पेयर आने की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल रहेगा XCF6, जेनॉन का एक और कंपाउंड। जेनॉन के वैलेंस शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 सिग्मा बॉन्ड में चला गया 6 फ्लोरीन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड 7, यानी sp3d3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब जेनॉन में से 2 तो एक्सियल हो जाएंगे, 4 जो इक्वेटोरियल पर रहेंगे वो 90 डिग्री एंगल पर नहीं रहेंगे, क्योंकि पेंटागन में से 4 पोजीशंस पर अरेंज किया गया और 1 लोन पेयर है। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर आ रहा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहां पर 2 लोन पेयर नहीं रख सकते, क्यों? सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 7 स्टेरिक नंबर के साथ अगर आपने 2 लोन पेयर रखा तो 5 ऑर्बिटल बच जाएंगे। 5 सिंगल बॉन्ड भी अगर आप बनाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में चले गए और 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 4 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन किसी के हैं तब जाके 2 लोन पेयर sp3d3 हाइब्रिडेशन में आ सकता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता किसी भी एलिमेंट का, इसलिए यहाँ पर 2 लोन पेयर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब sp3d3 स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल और दूसरा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दोनों केस में सारे बॉन्ड्स होंगे उनकी लेंथ बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब एक से ज़्यादा तरीके का बॉन्ड एंगल का पाया जाना। तो इस तरीके से हमने एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल देख लिए हाइब्रिडेशन का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री का। अब हम कई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिख रहे हैं, आप सबका हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसका आंसर हम देंगे, उसको आप मैच कराइएगा। जो मैच न करे, मिसमैच हो, जो समझ में ना आए उसका डिस्कशन करेंगे हम एक एक करके। लेकिन वो डिस्कशन
अभी कोवैलेंट कंपाउंड्स के और प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद करेंगे। एग्जाम्पल हम अभी दे दे रहे हैं, राइट हियर राइट नाउ। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन निकालने का जो क्वेश्चन देना है उसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसकी एक समरी यहां पर देख लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन है, यहां सीरियल नंबर, ये स्ट्रेट नंबर नहीं है। sp से लेके sp3d3 हाइब्रिडेशन तक 6 हाइब्रिडेशन के केसेस हमने देखे थे कोवैलेंट कंपाउंड्स में। और सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, Ca सेंट्रल एटम है ये। तो अलग अलग लोन पेयर रखने पर क्या क्या स्ट्रक्चर आता है, तो याद कीजिए sp में 0 लोन पेयर ही रहता है हमेशा और स्ट्रक्चर आता है लीनियर। ये केसेस हो ही नहीं सकते इसमें। sp2 में 0 लोन पेयर रखने पर ट्राइगोनल, प्लेनर, और 1 लोन पेयर रखने पर बेंट और वी शेप आता है। बाकी लोन पेयर वाले केस यहां पर नहीं आएंगे। sp3 में 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। 0 लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर रखने पर ट्राइगोनल, पिरामिडल। इसको सिर्फ पिरामिडल भी कह सकते हैं, इसको सिर्फ ट्राइगोनल भी कह सकते हैं। यहां पर बेंट और वी शेप, दोनों बेंट या वी शेप आ रहे हैं, लेकिन दोनों में बॉन्ड एंगल्स अलग अलग होते हैं, दोनों के एग्जांपल्स अलग अलग होते हैं। 3 लोन पेयर का कोई एग्जांपल यहां पर नहीं आएगा। sp3d में सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। 0 लोन पेयर के साथ ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, 1 लोन पेयर के साथ सीसॉ, 2 लोन पेयर के साथ टी शेप्ड, और 3 लोन पेयर के साथ लीनियर। यहां भी लीनियर आया, यहां भी लीनियर आया, दोनों में बॉन्ड एंगल भी सेम आएंगे 180 डिग्री, लेकिन हाइब्रिडेशन अलग अलग रहेगा। लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड अलग अलग रहेंगे। sp3d2 बताया था हमने, स्ट्रेट नंबर 4 के बाद, 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बाद सब में बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है। 5 में से 2 बाई पिरामिडल, तो 3 एक प्लेन पर रहेंगे ट्राइगोनल। यहां पर स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। और यहां पर आप देखेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल आएगा। sp3d2 में 1 लोन पेयर के साथ आता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर आएंगे वो sp3d2 में ही आते हैं। फिर एक और लोन पेयर रखा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। इससे ज़्यादा लोन पेयर नहीं हो सकते इस ज्योमेट्री में। sp3d3 में 1 लोन पेयर के साथ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और बाकी केसेस इसमें नहीं आते। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में ही मिलता है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं इन ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में। ये पहला केस जो है ये ज्योमेट्री है। 0 लोन पेयर के साथ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर हो जाता है। लोन पेयर बदलता जाएगा तो ज्योमेट्री तो यही कहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बदलता गया, शेप बदलता गया। और इनका एग्जाम्पल्स में हम आपको बताते चलें। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था BCl2 एंड CO2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था BCl3 एंड SO3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था SnCl2 एंड SO2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस। टेट्राहेड्रल में हमने देखा था CH4 एंड XCO4 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस। इसके केस में देखा था हमने NS3 एंड XCO3, एक में सिंगल बॉन्ड एक में डबल बॉन्ड। बेंट या वी शेप, इसका एग्जांपल देखा था हमने H2O एंड ClO2 माइनस। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एक ही एग्जांपल देखा था PCl5,
आप यहाँ पर PCl5 की जगह PF5 करेंगे तो ऐसा ही आएगा। C100 में हमने देखा था एग्जाम्पल SF4, टी शेप में एग्जाम्पल देखा था हमने ClF3, लीनियर में एग्जाम्पल देखा था XCF2, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल हमने देखा था SF6, स्क्वायर पिरामिडल का एग्जाम्पल हमने देखा था BRF5, स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल हमने देखा था XCF4, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल IF7, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल XCF6। तो हमने अभी तक जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसकी एक समरी देख ली कि किस हाइब्रिडेशन के साथ सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर होने पर क्या स्ट्रक्चर आएगा, उनके एग्जाम्पल क्या है, इनकी डिटेल अभी हमने पढ़ा था। अब इनके सिवाय और भी कई मॉलिक्यूल्स हम लिख रहे हैं। हर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन, एक ही सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल लिखेंगे, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अराउंड सेंट्रल एटम आपको बताना है, यानी शेप बताना है। हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है, लोन पेयर हाइब्रिडेशन मिलके शेप डिसाइड करते हैं। ये कुछ बाइनरी कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ टर्नरी भी हैं। बाइनरी का मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट के कंपाउंड, कुछ टर्नरी कंपाउंड भी है, लेकिन सेंट्रल एटम सिर्फ एक ही है। और इन सब में जो पहला एटम लिखा गया है वही सेंट्रल एटम है सब में। तो इनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन बताना है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताना है। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जैसे ये CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक के तरह पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं करते हैं अनसेफ होने की वजह से। ये देखिए दोनों फार्मूला एक जैसा लग रहा है, COCl2 SOCl2, नाम अलग अलग है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड और इसको बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सो SOCl2 इज सल्फोनिल क्लोराइड एंड SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये नाम याद करना बहुत जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि नाम लिखा है आपके सामने आया है, इसलिए मैं नाम बता दे रहा हूं यहाँ पर। आगे चल के हम इसको सीखेंगे कि ये नाम ऐसे क्यों आता है। NO2-, ये जो एनायंस हैं इनके लास्ट में आयन तो लगेगा टर्म, लेकिन इसका नाम होता है नाइट्राइट आयन। जैसे एक निगेटिव चार्ज है, आप इसके ऊपर एक H+ जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा HNO2। HNO2 एक एसिड है जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। तो जितने भी एनायन आ रहे हैं नॉन मेटल के, वो किसी न किसी एसिड से डिराइव। देखिए एनायन ये भी है, लेकिन यहाँ पर मेटल आ गया। तो ऑक्सीजन और नॉन मेटल इंक्लूड करते हुए जितने भी एनायन बने हैं वो सब ऑक्सी एसिड के एनायंस हैं। जितना नेगेटिव उतना H+ जोड़ के इसका ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। इसका ऑक्सी एसिड होगा HClO2, इसका ऑक्सीड होगा, एक माइनस है तो एक H+ जोड़ेंगे तो HClO3 बनेगा। इसमें 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो 2 H+ जोड़ेंगे तो इसका फार्मूला होगा ऑक्सी एसिड का H2CO3। तो आप इनका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। ऑक्सी एसिड बनाने के बावजूद भी जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन, कार्बन, इनके हाइब्रिडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नाइट्राइट आयन है, ये है क्लोराइट आयन, यह है क्लोरेट आयन, यह है कार्बोनेट आयन, यह है सल्फाइट आयन। अब जरा देखिए यहां पर भी 3 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ATE लगा है 8 आयन और यहां पर ITE लगा है 8 आयन। यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन, इसमें 8 लगा और सल्फर में 3 ऑक्सीजन के साथ 8 आयन लगा। तो जो 8 या 8 है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
यहाँ पर आइट 1 नेगेटिव चार्ज के साथ है, यहाँ पर आइट 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। तो कब आइट आएगा, कब 8 आएगा, ये सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा धीमे धीमे। अभी हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं इसलिए उसका नाम लिख दे रहे हैं। नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन। ओल्ड कंसेप्ट में पीएच की जगह एफ यूज किया जाता था, जैसे हमने ये यूज किया, ये ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। मॉडर्न कंसेप्ट में एफ की जगह पीएच यूज किया जाता है। पर क्लोरेट आयन ClO4 माइनस को बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन आयंस तो पूरे कंप्लीट हो गए, उन्हीं का नाम हमने बता दिया। तो इस तरीके से बाकी के भी नाम हैं, जैसे ये अमोनियम आयन सुना होगा आपने। सबके नाम होते हैं लेकिन सबका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आपने सुना होगा मीथेन, ये कॉमन नेम है। और वैसे फार्मूला बेस्ड भी नाम होता है, जैसे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो इस तरीके से भी नाम रखा जाता है। तो ये अभी का हमारा पर्पस नाम को तैयार करना नहीं है, अभी का हमारा पर्पस है इन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और उसके अराउंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आपको बताना है। इतना प्रैक्टिस कीजिए। इसके आंसर के साथ नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और कंसेप्ट्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।